सुबह है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली है खुशी। सब मिलके गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, हमको करेंगे दूर। रेडियो रेडियो मयूर मयूर, रेडियो रेडियो मयूर। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। हेलो हाय नमस्कार छपरा, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक अरुण। जी हाँ छपरा, आपको जैसा कि पता ही है कि हमारे इस शहर का अपना रेडियो स्टेशन है और हर बार की तरह आज भी हम लोग कुछ खास करने वाले हैं। जी हाँ, खास ये होगा कि हमारे साथ एक हमारे अतिथि हैं जो कि बहुत ही खास हैं और मेरे काफी अच्छे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, बड़े भाई कह सकते हैं। और छपरा, आपको बता दें कि ये जो एपिसोड है ये हम सब के लिए बेहद ही खास होने वाला है, जो कि इनकी पर्सनालिटी ऐसी है जिससे हम लोग देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और जिंदगी में मोटिवेशन ले सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा देर नहीं करूंगा, आपको रूबरू कराता हूं हमारे आज के गेस्ट से। हमारे अतिथि हैं आज मोहम्मद अली शाह, जो कि एक बॉलीवुड के कलाकार हैं, अभिनेता हैं और उसके पहले मैं आपको बता दूं मल्टी पर्सनालिटी इनको हम लोग कह सकते हैं। और ये सेना से, मतलब सेना के जवान रह चुके हैं और एक अभी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत सारे गुण हैं इनके अंदर, हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं इनसे। तो चलिए अब इनकी आवाज़ सुनते हैं। मोहम्मद अली शाह हमारे साथ हैं। अली भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया बहुत बहुत अभिषेक भाई, थैंक यू वेरी मच मेरे को यहाँ पे लाने के लिए। और मैं आपको बताऊं कि मेरी बहुत ही अच्छी यादें हैं छपरा से। खास तौर से मैं वहाँ पे आया था कुछ चंद एक साल पहले, वहाँ मेरे कुछ दोस्त भी रहते हैं वहाँ पे। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। और श्रोताओं, आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल आप यारा के बारे में बहुत सुन रहे हैं। यारा फिल्म अभी रिलीज हुई है और ZEE5 पे, और उसमें मोहम्मद अली शाह जो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे हैं, इनका बहुत ही अच्छा किरदार है और उन सब किरदारों के बारे में बातें करेंगे। इसके पहले कई फिल्में जैसे कि हैदर और अभी हाल फिलहाल एक वेब सीरीज आई थी अवरोध, उसमें भी हमारे अली भाई दिखे थे और काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहता है। सभी जगहों पे किरदारों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो सबसे पहले अली भाई, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जानना चाहेंगे। कैसे शुरू हुई यात्रा, कैसे शुरू हुई और डिफेंस से यहाँ पे कैसे? जरूर भाई बताऊंगा मैं आपको जर्नी के बारे में। एक शब्द मैं आपको बोलना चाहूंगा उससे पहले, मेरे को भाई आपका लिट्टी चोखा बड़ा पसंद है। जब मैंने पहली मर्तबा खाया था ना, अभी तक उसका स्वाद याद है। और जो भी लेडीज जो छठ पूजा करती है वहाँ पे, भैया उनको मेरा सलाम और बहुत बहुत अच्छा उसके लिए। अब मेरी जर्नी जो है थिएटर में वो 33 साल पुरानी है भाई। क्या बात, 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, आज की नहीं है जी। अब क्या है कि और जो मेरी फिल्मों की जर्नी है वो है आज से 22 साल पुरानी। कितनी 22 साल पुरानी? 22 साल पुरानी। वैसे आप दिखते बहुत यंग हैं। में पूरा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसके साथ, और सईद मिर्जा साहब ने डायरेक्ट करी थी वो फिल्म। और तब से मैं लगातार इस कला के प्रति मैं काम करता आया हूँ। क्या लेकिन उसने 2011 में एजेंट विनोद में काम करा, फिर बाद में बजरंगी में काम करा, राग देश में काम करा। यारा की शूटिंग उसी दौरान हुई थी 2014 में। मुझे याद हुई है 6 साल के बाद। जी अभिषेक भाई, 5 साल पहले मुझे याद है जब हम लोग एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान दिल्ली में मिले थे वहाँ पे। करेक्ट अभिषेक भाई, करेक्ट करेक्ट जी। और वोडका डायरीज, द टैशकेंट फाइल्स, अरे फिल्में तो मैंने कई करी है मैंने। और लीड रोल में भी शॉर्ट फिल्में करी हैं, जैसे कि राफियन एक इंग्लिश फिल्म है जो कि मलयालम और हिंदी में डब हुई है। और रफियन की काफी चर्चा हुई थी बीच में, बहुत सारे लोगों ने जी भाई तारीफ की थी। करेक्ट रफियन ने मेरे को कई सारे बेस्ट एक्टर अवार्ड जीताए थे। प्रयाग में जीता मैंने बेस्ट एक्टर, ऑस्ट्रेलिया में क्रिटिक्स अवार्ड एंड बेस्ट एक्टर की परफॉर्मेंस में जीता मैंने। केरला में एक मिनिस्टर साहब ने मेरे को अवार्ड किया था, स्टेट कैपिटल ऑफ केरला में,
दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, अलीगढ़ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, इलाहाबाद, तो कई सारे अवार्ड मैं जीत चुका था रफियन के लिए जी। मगर ऐसा मेरा बिल्कुल मानना नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा खास काम करा हो जिसके लिए मैं इस बेस्ट एक्टर का हकदार हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि वो रोल ही इतना तगड़ा था कि कोई भी किरदार, कोई भी एक्टर उस किरदार को निभाता, उसको वो अवार्ड मिलना था, पक्का ही था। तो मैं इसका श्रेय दूंगा हमारे डायरेक्टर साहब को, इस रोल को। अब भैया मेरी जर्नी शुरू हुई, बहुत पुरानी जर्नी है और ये संघर्ष काफी लंबा है जी। और सबसे मजे की बात तो ये है भाई साहब कि जिस रोल में मैं पहचान में नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि अपना हुलिया मैंने बदली किया था उसके लिए, उसी रोल के लिए मेरे को सबसे ज्यादा पहचान मिल रही है। ठीक है। ये यारा की बात आप कर रहे हैं। करेक्ट भाई, करेक्ट। और यारा की इस रोल की जब मैं तैयारी कर रहा था, जब हिमांशु धुलिया साहब ने मेरे को नरेशन दिया फिल्म का और जब स्क्रिप्ट सुनाई और जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ी, भैया मेरे तो इतना सब्र नहीं था कि मैं स्क्रिप्ट लेके मैं घर तक जाऊं। तो उनके दफ्तर से जैसे बाहर निकला, वहीं 20 मीटर की दूरी पे एक बहुत ही एक पेड़ था, बड़ा सा पेड़, उस पेड़ के नीचे मैं बैठा धूप में और मैं पढ़ने लग गया। एक बार नहीं, मैंने कई बार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। इतनी ही नहीं, फर्ज करो कि मेरे को लाइनें याद हो गई थी, अपनी ही नहीं, सारे कैरेक्टर्स की इतनी बार मैंने पढ़ी। अरे फिर शाम को मेरे को एक आइडिया सूझा, बैठे बैठे वहीं पेड़ के नीचे बैठा था मैं फटाफट भागते हुए मैं घर गया और घर में मैंने अपना सामान बांधा, 2 जोड़ी कपड़े, मैं भागते हुए बस पकड़ी मलाड स्टेशन के लिए। वहां से मैंने ट्रेन पकड़ी, मुंबई सेंट्रल से जाती है अमृतसर के लिए गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस। मैं गोल्डन टेम्पल मेल पकड़ी और एक जनरल टिकट लिया मैंने, चालू टिकट। अच्छा, रिजर्वेशन नहीं होता वो, और जनरल डिब्बे में बैठ गया मैं। अच्छा। अब एक बैग था, 2 जोड़ी कपड़े थे और मेरे को पढ़ने की बहुत वो है कि मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, अखबार तो बिना अखबार के पढ़े तो मतलब एक दिल करता नहीं मेरा, जी। लगता है कि कुछ मिसिंग है। तो एक अखबार था मेरे साथ, तो मैंने अखबार को जो दरवाजा होता है बाथरूम के बाहर, वहां पे बिछाया और मैं मस्त वहां पे लेट गया भैया। क्या बात है। और बड़ी अच्छी नींद खींची मैंने 30-35 घंटे की, कुंभकर्ण की तरह। और क्योंकि मुझे मालूम था कि अमृतसर पहुंच के तो भाई मजदूरी का काम होने वाला है, मेहनत मुशक्कत होने वाली है, पूरी शिद्दत से मैं वहां पे मेहनत करने जा रहा था। क्या सिखिज्म को सीखने के लिए, क्योंकि जो रोल मैंने पढ़ा वो था जसजीत सिंह का, जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई जसजीत सिंह, जो कि सरदार है। अब सरदार के बारे में अगर सीखना है, सरदार साहिबा के बारे में, सिखिज्म के बारे में, तो अमृतसर से बेहतर कोई जगह नहीं होगी, कोई जगह नहीं। तो मैं गोल्डन टेम्पल में मैं वहां पे गया और जब मैं गया मैं अमृतसर में स्टेशन पे उतर के विक्रम पकड़ी। विक्रम होती है ना वो शेयर 3 व्हीलर जो होती है, ऑटो, जिसमें कई सारे लोग बैठते हैं और 10-10 रुपए सबको पे करना होता है। और उससे उतारा हमको जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग पे उतरा मैं, लेफ्ट साइड पे जलियांवाला बाग था, बाएं तरफ जनरल डायर का कुआं जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, दाएं तरफ थी दुकानें, मार्केट, जहाँ पे प्रसाद, पगड़ी, तलवार, साफा, कड़ा, कृपान, कच्चा, ये सब वहाँ पे मिल रहा था, वहाँ पे फूल। और मेरे सामने था भैया इतना खूबसूरत मंजर। अच्छा। मैंने जिंदगी में इतना खूबसूरत मंदिर शायद ही नहीं देखा होगा। वो था स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल। जी हाँ, जी। स्वर्ण मंदिर की तरफ जब मैं पहली निगाह पड़ी ना, मेरे बदन में से एक जुलरी दौड़ गई, उसको अंग्रेजी में कहते हैं आई वाज मेस्मराइज्ड। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आंखों में से भैया पानी आने लग गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मैं 10 मिनट वहां पे खड़ा होके बस वहां पे उसको देखता ही रहा और देखता ही रहा। तो मैं अंदर गया, अपना तारुफ करवाया लोगों से, मैंने बताया कि मैं मोहम्मद अली शाह हूँ, मेरे को सिखिज्म के बारे में सीखना है। अब भाई स्वर्ण मंदिर में, गोल्डन टेम्पल में कोई भेदभाव, कोई जाति पाति, कोई वहाँ पे वो अलग नहीं है, सब एक से ही है। बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने मेरे से हाथ नहीं मिलाया, गले लग गए मेरे को, गले लग गया बिल्कुल। और मेरे को सीधा मैं गया कुक हाउस, वहाँ पे तारुफ कर, और एक कोना मैंने ढूंढ लिया, वहाँ पे मैं अच्छे झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, साफ किया, अपना बैग, अपना बस्ता वहां रख दिया और वहां पर अपनी चादर बिछा दी, जहाँ पे मैं रोज रात को फर्श पे अच्छे झाड़ू पोछा लगा के सोया आया करता था। बड़ी अच्छी नींद आ रही थी पूरे दिन मेहनत करने के बाद। अच्छा। मैंने भैया उस दिन से दाढ़ी और केश काटना बंद कर दिया, दाढ़ी नहीं बनाई मैंने और केश तो मैंने काटे ही नहीं। फिल्म में बिल्कुल रियल लग रहा था वो। जी भाई, वो रियल दाढ़ी है जो मैंने हकीकत में 2.5 साल रखी थी और रियल केश उगाए थे। अब मुझे याद है उसी दौरान हम लोग मिले भी थे तो आपकी दाढ़ी करेक्ट जब हमारी मुलाकात हुई थी दिल्ली वो फिल्म फेस्टिवल में, तो दाढ़ी लंबी थी, बड़ी हुई थी। और भाई आपसे मिलके जो मजा आया था ना उस टाइम में, मतलब बहुत ही कम लोग मिलके ऐसा मजा आता है। खैर अभिषेक भाई,
फिर मैंने वहां पे कुक हाउस में हाथ मुंह धो के कुक हाउस में लग गया काम पे। लकड़ी काट के चूल्हे में डालना, झाड़ू पोछा करना, झूठे बर्तन उठा के उनको साफ करना, खाना परोसना, सबको बांटना, रोज सुबह 3:45 बजे उठ के सुबह सुबह की चाय देग में बनाना। क्या बात है। उस तरीके की पूरी सेवा करी मैंने। तो 6 मीटर की पगड़ी बांधनी सीखी। ये मतलब पूरा आपने कैरेक्टर को समझने के लिए इतनी मेहनत की। करेक्ट भाई। और केवल कैरेक्टर के लिए ही नहीं, मतलब वो सीख लाई, वो जो सीख मेरे को वहां से मिली वो मेरे को जिंदगी भर काम आएगी, क्योंकि विद्या ये वो धन है जो कोई भी आपको आपसे चुरा नहीं सकता। जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी। तो ये एक तो कैरेक्टर में आ पाऊं मैं। उसके अलावा भी आज की तारीख में देखिए, मैं 6 मीटर की पगड़ी बांधनी सीखी, मैंने पंजाबी बोलनी सीखी। हालांकि मेरे को बोला गया था कि हिंदी फिल्म है, आपको हिंदी में ही बोलना है, लेकिन मैंने जब तक मेरे को खुद यकीन नहीं आएगा कि मैं सरदार हूँ, मैं सरदार जसजीत सिंह हूँ, मैं आपको या किसी और को दर्शक को कैसे यकीन दिलाऊंगा कि भाई मैं खुद सरदार हूँ। करेक्ट। इसके लिए पहले तो मेरे को खुद यकीन आना चाहिए ना। तो मैं पंजाबी भी ऐसी ठेठ पंजाबी सीखी, जैसे कि आपको एक सेंटेंस बोल के दिखाऊंगा मैं। जैसे कि पोरा भी अकल नहीं रही, किताबा ने नहीं देना कुछ, ओए वद्या नाल गल करन दी अकल होनी चाहिए है। क्या बात है। गुरुआ ने मुड़ के तक कर रहे हैं। तो हम यूपी के भैया है भैया, ठीक है। हम तो वैसे यूपी से आते हैं, मेरठ से, लेकिन पंजाबी बिल्कुल मतलब जो गाँव में बोली आती है वो पंजाबी मैंने वहाँ पे सीखी। और फिर मेरी इच्छा हुई भाई, मेरे अंदर ना एक बहुत ही एक बदलाव आने लगे, एक स्पिरिचुअल चेंज। मैंने सिगरेट छोड़ दी भैया। सबसे अच्छी बात तो ये है, मैं चेन स्मोकर था। मैं दिन में जब मेरे से याद है आपको, 2 पैकेट में मैं सिगरेट बिल्कुल छोड़ दी भाई, बिल्कुल छोड़ दी। ये आज की तारीख में सिगरेट नहीं पीता हूँ। ये बात सही किया। और बहुत ही अच्छा काम ये हुआ। और मेरे को इच्छा हुई कि मेरे को गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़नी है। अब गुरु ग्रंथ साहब जी अब ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए दाढ़ी, केश, पगड़ी, कड़ा, कृपान, कच्चा, पूरे 5 के होने चाहिए, तब जाके कुछ प्री कंडीशन है, और वो मैंने पूरी करी। तो जब मैं गोल्डन टेम्पल में था तब मैंने गुरुमुखी पढ़ी थी। ठीक है। बाद में मैंने गुरु ग्रंथ साहब जी कंप्लीट पढ़ी, उसका अंग्रेजी का वर्जन समझने के बाद, और तब जाके मेरे को खुद महसूस होने लग गया कि भाई मैं ही जसजीत सिंह हूँ। और जब मैंने वो किरदार अदा करा, मैंने ये वो याद था कि मैं अली हूँ, मुझे भी मालूम था, लेकिन जहां तक मेरे से हो सके ज्यादातर मैंने उसी पे ध्यान लगाया। और ये जैसे कि ये पूरी फिल्म में शुक्रिया भाई। और आपने काफी लाजवाब काम किया है। और मैं श्रोताओं को भी कहूंगा कि जितने भी श्रोता हैं हमारे अभी सुन रहे हैं, वो आप लोग जरूर इस फिल्म को देखें, यारा को, जो कि अभी आप ZEE5 पे देख सकते हैं, और अली भाई को वहाँ पे अच्छे किरदार में देख सकते हैं। और साथ ही इनकी जितनी भी पहले की फिल्में हैं, वेब सीरीज हैं, सभी देखें। और मुझे लगता है कि आपके जो सेना वाला जो अनुभव है वो हम सुनना चाहते हैं हमारे श्रोताओं के साथ। जरूर भाई। भाई हुआ यूं कि मेरे वालिद साहब, खैर हमारा खानदान पिछले 200 सालों से फौज में खिदमत कर रहा है। और मेरे दादा परदादा जो थे, मेरे परदादा, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया है। और कई तो विदेश की जमीनों में शहीद हो गए थे, उन्होंने वहां शहादत प्राप्त की, तो उनको वहीं दफनाया गया था। खैर, मेरे वालिद साहब, मेरे फादर इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, नंबर 2 रैंकिंग पूरे देश में। तो उनसे मैं बहुत प्रभावित था बचपन से। उनको देखते, मतलब बड़े होके भी ऐसे ही बनना है। वो मेरे जिंदगी के हीरो हैं, सुपर हीरो हैं। मतलब हर बच्चे की होती है ख्वाहिश कि बड़े होके अपने फादर की तरह बनना है। बिल्कुल। और मेरी ख्वाहिश तो खैर कुछ ज्यादा ही थी, अपने फादर की तरह ही बनना है बस। हाँ। तो उन्हें, अब मैं फौज में थे तो उनका तबादला हर 2-1 साल के बाद होता रहता था। उन्होंने मेरे को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजा कि भाई हर 2 साल के बाद स्कूल नहीं बदलना पड़ेगा। ऊटी में है लॉरेंस स्कूल, लवडेल। क्या बात है। तो वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त लोग भी थे, छपरा के, अंशुमन सिंह, शशांक सिंह, वो भी थे वहाँ पे। तो खैर, तो जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैं प्राइज मिलने लग गया मेरे को, ये डिबेट्स में, डिक्लेमेशन में, प्लेस में। लेकिन एक मर्तबा मैं स्टेज पे अपनी लाइनें भूल गया था भाई। अच्छा। और इतनी शर्मिंदगी हुई मेरे को, इतनी शर्मिंदगी हुई। मैं अपने आप पे, कटिंग अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं अपने आप पे इतनी कड़ी मेहनत की, इतना काम किया अपने आप पे, कि मैंने कहा ऐसा फेलियर, ऐसी नाकामयाबी मैं जिंदगी में दोबारा नहीं देखूंगा। और अपने आप पे मैं इतनी मेहनत करने की कोशिश करी, और उसके बाद मैं कामयाब हुआ। फिर कितने भी अवार्ड मिले।
अब 12वीं के वो था मिलिट्री स्कूल, ठीक है। हम्म। 12वीं के बाद मेरा दाखिला नहीं हुआ था एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जी। उसका जो एंट्रेंस टेस्ट था उसमें मैं फेल हो गया था। ओह। तो खैर मैं मैं कॉलेज करने गया पूना, हाँ। और पूना में 3 साल काटे मैंने कॉलेज में। कॉलेज से ज्यादा मैं वक्त गुजारा था एफटीआई में, वहाँ पे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। जी 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 जी। तो वहाँ पे मैंने ज्यादा वक्त गुजारा, शांताराम पॉन्ड, विजडम ट्री, हाँ। उनके साथ रह के। मैंने भी तो वहाँ यहाँ पे पे शॉर्ट टर्म कोर्स किया है, इससे मुझे विजडम ट्री के बारे में पता है अली भाई। ओके ओके ओके, अरे नहीं, तो उस बात पे हम हमारा राब्ता और बढ़ गया यहाँ पे। हाँ भाई। अब क्या हुआ, और जितने भी एफटीआई छोटी फिल्म बनाते थे, मैं मैक्सिमम उन फिल्मों में एक्टिंग कर रहा था। हाँ। अब जहाँ पे मेरे लिए रोल नहीं है, वहाँ पे उनकी कैमरा उठाना, ट्राइपॉड उठाना, रिफ्लेक्टर उठाना, सबको चाय पिलाना, उनके डिप्लोमा करना। हाँ। जी डिप्लोमा फिल्म। हाँ। उनमें मतलब एज अ पढ़ा लिखा स्पॉट बॉय एक तरीके से, एज अ ग्लोरिफाइड स्पॉट बॉय मैंने वहाँ पे बहुत काम किया। हाँ। उनके साथ एडिटिंग कैसे होती है वो सीखना, डबिंग कैसे होती है, कैमरा एंगल्स कैसे बदलते हैं, सेट डिजाइनिंग कैसे होती है, सब कुछ मैं थोड़ा बहुत वहाँ पे सीखने की कोशिश करी। अब कॉलेज के बाद मेरा दाखिला नहीं हुआ एनएसडी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। एक मर्तबा नहीं, दूसरे मर्तबा नहीं, 2001 में और 2002 में। 2001 में मेरे साथ पंकज त्रिपाठी थे मेरे साथ। अच्छा। बहुत ही तगड़े मंजरे कलाकार हैं। और मैं 2001 में मैंने पंकज को कहा था, हम एक ही ट्रूप में थे और एक ही सब ग्रुप में थे बेसिकली। क्या बात है। तो मैं उसे पंकज का काम देख के, उनकी लगन देख के, उनकी मेहनत इच्छा देख के मैं कहा था, भाई पंकज तुम एक दिन दुनिया के, देश के नहीं दुनिया के सबसे बेहतरीन कलाकार बनने वाले हो, देख लेना भाई। उन्होंने वही दुआ मेरे को दी थी। उन्होंने कहा अली भाई, आप में जो आग है, जो जज्बा है, जो जुनून है, जो दीवानगी है, वो बहुत कम एक्टरों में होती है, और आप भी एक दिन देश भर की, दुनिया भर के मंजे कलाकारों में से कलाओगे। बिल्कुल, अनडाउटेडली। और आप कर भी रहे हैं बहुत अच्छा काम। और अरे शुक्रिया भाई। पंकज भाई की जो आपने बातें की वो हमारे ही जिले के हैं, बगल के जिले के गोपालगंज। मालूम है। तो उसके बाद पंकज भाई का दाखिला हो गया था, मेरा दाखिला नहीं हुआ था मेरे भाई, मगर हम लोग टच में रहे 1 साल। उनके जब डिप्लोमा प्लेस होते थे, नाटक होते थे, मैं उनको मिलने ड्रामा स्कूल जाया करता था, उनके साथ हॉस्टल में, उनके कमरे में कई बार रुका भी हूँ। फिर 2002 में मैंने दोबारा ट्राई किया एनएसडी के लिए। अब इस टाइम पे पंकज का जो बैच था, जिनके साथ मैंने पहली मरतबा ट्राई किया था, वो तो मेरे सीनियर बन चुके थे। दूसरी बार भी मेरा दाखिला नहीं हुआ। अच्छा। कोई बात नहीं भाई, मुझे लोगों ने कहा कि भाई अगर 2 बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, ऐसे मंजूरे कलाकार हैं, जैसे कि मनोज बाजपेयी साहब को ले लीजिए आप। मनोज बाजपेयी का 3 मरतबा, करेक्ट, उनका 3 मरतबा नहीं हुआ था। क्या हुआ कि वो अच्छे कलाकार नहीं है, इतने मंजूरे कलाकार हैं। अब उनका काम अलीगढ़ में देख लिए, कहीं पे भी देख लिए उनका काम, उनका तो मतलब हर जगह नाम है, उनका नाम मतलब बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया मास कम्युनिकेशन के कोशिश करी। मैंने वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम दिया कि भाई मैं फिल्मों के बारे में, कबीर खान, कई सारे हैं बड़े बड़े डायरेक्टर जो वहाँ से आए हुए हैं, मैं एक्टिंग का मैं थोड़ा बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट सीख लूंगा। वहाँ पे भी दाखिला नहीं हुआ मेरा। अब मुझे किसी ने समझाई ये बात, देखो भैया तुमको एक्टर बनना है और तुम्हारा खानदान फौज में सेवा कर रहा है 2 सालों से, तो क्यों ना तुम फौज में शॉर्ट सर्विस करने जाओ, जो कि 5 साल के लिए होती है जी। वैसे भी कुछ चंद देश ऐसे हैं जैसे कि इजराइल, सिंगापुर, कोरिया, यहाँ पे तो कंपल्सरी है फौज में कुछ चंद 1 साल देना ही पड़ता है। हाँ। तो आपकी देश प्रेम की भावना जिंदा रहेगी और फौज आपको क्या सिखाएगी जिंदगी के बारे में, जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा और जो आपको जिंदगी भर काम भी आएगा। जैसे कि एज एन एक्टर ऑल्सो कमांडो ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट्स, हॉर्स राइडिंग एंड पोलो, डीप वाटर डाइविंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हैंग ग्लाइडिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग, पैराजंपिंग, पैराट्रूपिंग। अगर आप कुछ चंद 1 साल काटेंगे फौज में, आप जिंदगी भर जेंटलमैन कहलाएंगे। और उसके बाद जब आप बम्बई आएंगे, भाई एनएसडी से कई सारे एक्टर आए होंगे, एफटीआई से आए होंगे, ली स्ट्रॉसबर्ग से आए होंगे, न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल से आए होंगे। भाई कोई ऐसा एक्टर नहीं होगा जो हकीकत में फौज में सेवा करके आया हो जिसने अपनी जान जोखिम में डाली हो, अपनी भूमि देश अपने देश को की हिफाजत करते हुए। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में से मैं सेवा करी 2 साल, फिर मणिपुर नागालैंड में तबादला हो गया था, वहां पे 3 साल करी। और 15 अगस्त 2007 को मेरे को एक बहादुरी का पुरस्कार मिला, जो कहते हैं कॉम्पिटिशन कार्ड फॉर एक्सेप्शनल एंड मेरिटोरियस सर्विस टू द नेशन। मगर अगर आप मेरे सच बोले अभिषेक भाई, सच पूछे तो मैं इस बहादुरी के पुरस्कार का सच्चा हकदार नहीं था। अच्छा। इसके असल हकदार थे
मेरे बहादुर जवान जी जी मेरे साथ में जो फौज में पूरा काम उन्होंने किया था भाई। मैं तो सिर्फ एक ऑफिसर था, एक नुमाइंदा था जी जी जो सबसे आगे लीड कर रहा था। तो अब इतने लोगों को मेडल कहा दे तो उन्हें ऑफिसर को दे दिया, तो वो मेरी छाती पे आया वो मेडल। मगर अब देखिए बिहार रेजिमेंट की बात करें तो अभी जो गलवान वैली में हुआ था 15 जून 16 जून को, वही बिहार रेजिमेंट थी। जी 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 कर्नल बाबू साहब जो शहीद हुए थे। जो अरे फौज में मैंने देखा है बिहार रेजिमेंट की बहादुरी किस्से तो बटालिक सेक्टर में बटालिक द हीरो बटालिक वो बिहार रेजिमेंट के थे। बिहार रेजिमेंट, ठीक है जी 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 करेक्ट। तो अच्छा, तो खैर उसके बाद मैं जामिया में नहीं हुआ, फिर मैं गया ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। अभी ओटीए आया था, गया मैं शुरू भी किया था उन्होंने कि भाई वहाँ पे फौज की ट्रेनिंग के लिए जी। तो खैर वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग करी, फिर मैं वैसे करके मैं फौज में आया। जब मैं फौज छोड़ रहा था बम्बई आने के लिए उस टाइम पे 2008 में रिसेशन आ गया था, यानी कि कहीं पे जॉब मार्केट तो बहुत बुरा था, कंपनियां बंद हो रही थी, नुकसान हो रहा था कंपनियों को। तब मेरा दाखिला हो गया था IIM कैलकाटा में। अब भाई IIM कैलकाटा की भाई बहुत, मैं कहा भाई चाहे तुम एक्टर बनो चाहे डॉक्टर बनो चाहे पास आउट हैं। जी भाई जी भाई बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, ये मुझे आज फिर पता चला। तो अच्छा मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था 11th-12th में स्कूल में, तो बड़ा आसान था मेरे लिए अकाउंट्स लेना या फाइनेंस लेना, ठीक है। क्या बात। लेकिन मैंने चूज करी मार्केटिंग। अच्छा, मैं सोचा कि भैया एजुकेशन जो शिक्षा है जो तालीम है वो जिंदगी में कभी भी जाया नहीं जाती, हमेशा कभी ना कभी एजुकेशन तो काम आता ही आता है। बिल्कुल आता है। तो मैंने कहा कि भाई IIM से एजुकेशन करने का मौका मिल रहा है, क्यों ना जाऊं। और मैंने मार्केटिंग में करा। क्यों? जब मैं बम्बई जाऊंगा, वो सपना तो अभी भी जिंदा था। हाँ। जब मैं बम्बई जाऊंगा तो अपना टैलेंट मार्केटिंग कैसे करूंगा, मैं टैलेंट की मार्केटिंग है। अकाउंट फाइनेंस पढ़ के तो कंपनी का मेरे को CEO तो पता नहीं था, लेकिन वो अलग बात है। एक खुलासा और करता हूँ अभिषेक भाई। खैर उसके बाद मैं कॉर्पोरेट में आया, ये सोच के कि कुछ चंद पैसे जमा करूंगा, फिर बम्बई जाऊंगा, क्योंकि इन पैसों की जरूरत पड़ेगी जब मैं बम्बई में स्ट्रगल कर रहा हूँ। जी जी जी। 1 साल, और वो 1 साल बने 2 साल, मेरी प्रमोशन हो गई। 2 साल के बाद 3 साल फिर प्रमोशन हुई। हर 1 साल में मेरी प्रमोशन होती गई, क्योंकि मैं जो भी काम किया है भाई, चाहे फौज में हो, चाहे कॉर्पोरेट में हो, चाहे थिएटर में हो, चाहे फिल्मों में हो, मैं टूट के किया है। बहुत बढ़िया। पूरे शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ। मैं ये नहीं सोचा ये काम नहीं करना ही छोटा, और किसी भी काम को मैं जिंदगी में छोटा बड़ा नहीं समझा भाई। बहुत बढ़िया। और मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी में जो भी लोग बड़े बने हैं ना, उन सब ने कहीं ना कहीं छोटे से ही शुरू करा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये छोटा काम कोई भी नहीं होता है, बस इंसान की अपनी लगन और उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है सब कुछ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मैं आपसे थोड़ा सा 2-3 चीजों पे और बात करना चाहूंगा। पहली बात ये है कि आपकी ये जो यारा फिल्म अभी सभी देख रहे हैं, सभी पसंद कर रहे हैं। इसके पहले जो भी कैरेक्टर्स आप, स्पेशली जो फौज के किरदार आपको मिलते हैं, वो आप जबरदस्त करते हैं, उसको निभाते भी बहुत अच्छे। और वैसे उम्मीद है कि आगे कई सारे शेड्स आपके किरदारों में देखने को मिलेंगे हमें, हमारे दर्शकों को। एक चीज और है, जैसे कि बहुत सारे लोग जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों की कि आपके परिवार में फौज से तो है ही, प्लस आपके अंकल जो हमारे देश के बहुत ही बड़े कह सकते हैं कि लिविंग लेजेंड, इतने बड़े कलाकार नसीरुद्दीन शाह साहब, वो परिवार से हैं। तो ये एक कहाँ तक आपको हेल्प करता है या नहीं करता है, कैसे, क्या इस पे क्या कहेंगे? भाई मैं तो ये बोलूंगा कि हेल्प मेरी बहुत हुई है इसमें। हेल्प कैसे हुई है? हेल्प क्योंकि एक उस्ताद मेरे को मिल गए, एक गुरुजी मिल गए जिनसे मैं सीख सकूं। उनसे बेहतर तो कोई टीचर नहीं है दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में, जो आपको इस कला के बारे में सिखा सके। जी जी। और एक्टिंग एक कला ऐसी है, कोई आपको सिखा नहीं सकता है, आप सीख सकते हैं। अब मेरे पे निर्भर करता है कि मैं नसीब साहब से कितना सीखूं। बस सीखने तक मैं मदद मिली है। उसके बाद मैं कभी उनसे नहीं बोला मेरा तारुफ करवाइए किसी से, या कोई काम दिलवाइए, या मेरे को रिकमेंड करिए, कभी नहीं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जी कि पहचान से मिला हुआ काम ज्यादा दिन नहीं रहता है, लेकिन अपने काम से मिली हुई पहचान जिंदगी भर और उम्र भर रहती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया अभिषेक भाई, शुक्रिया। ये चीजें ही हमारे आज के जनरेशन को सीखनी है। और आजकल काफी सारी चीजें हुई, अभी चूंकि सुशांत के साथ जो मामला हुआ उसके लिए हम सभी दुखी हैं, पूरा देश दुखी है।
और इसमें कई सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं। कुछ लोग नेपोटिज्म की बातें कर रहे हैं या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड में ऐसा होता है। तो इस पे आपकी क्या राय है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं आपने बिल्कुल दुरुस्त और एक सही आदमी से वो सवाल करा है। क्यों मैं कहता हूँ सही आदमी से, इसलिए कि नेपोटिज्म में मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड कोई नहीं होगा इस विषय के ऊपर बात करने के लिए। जी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। शुक्रिया भाई। नेपोटिज्म जो शब्द है वो शुरू हुआ था 17 सेंचुरी में इटली से। नेपोटिज्म, नेपोटो इटली में बोलते हैं भतीजे को, नेफ्यू को। नेफ्यू से नेपोटो से नेपोटिज्म, ठीक है। जब वहां के जो पादरी लोग थे, जो फादर्स, बिशप्स, पोप्स थे, जिन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो शादी नहीं करेंगे, और जाहिर सी बात है इसलिए उनके बच्चे, उनके संतान नहीं थे, तो अपनी जो भी निजी संपत्ति थी वो अपने नेफ्यूज, अपने भतीजे भांजे को वो सौंप देते थे। उसके बाद हुआ यूं कि मानिए कोई किसी एक पोजीशन का हकदार है, उसको मार के अपने लोगों को उस पोजीशन पे डालना, नेपोटिज्म वहां से आया, ठीक है। अच्छा जी। अब भाई मैं खुद फौज में रह चुका हूँ। जब मैं फौज में था, मेरे वालिद साहब एक जनरल साहब थे आर्मी में, जब मैं लेफ्टिनेंट साहब था, ठीक है। और मेरा तबादला था जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में, मुश्किल इलाकों में, जहाँ पे मेरी पोस्ट और पाकिस्तान की पोस्ट का फासला था केवल 30 मीटर, ठीक है। अच्छा। जब मैं मणिपुर, नागालैंड में था, मेरे फादर तब भी इस पोजीशन पे थे जी। तो मैंने कभी कोई इसका नाजायज फायदा नहीं उठाया कि मेरे फादर इतने सीनियर पोजीशन पे हैं। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया, मेरे चाचाजान को आप दुनिया जानती है, नसीर साहब, मैं उनको चाचा नहीं बोलता हूँ आजकल, नसीर साहब ही बोलता हूँ, सर बोलता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में सीनियर है वो मेरे से। हाँ, बिल्कुल। और नेपोटिज्म की बात की जाए तो नेफ्यू, मैं तो उनका अपना भतीजा हूँ ना, उनके सगे भाई, बड़े भाई का बेटा। बिल्कुल। अब मैंने जब फायदा नहीं उठाया, मैं अपने आप को आउटसाइडर ही मानता हूँ भैया। लोग बोलेंगे इनसाइडर हो या आउटसाइडर हो, पता नहीं, बॉर्डर लाइन हो, नहीं, मैं आउटसाइडर हूँ। मैं आउटसाइडर इसलिए हूँ क्योंकि मेरी तो किसी ने मदद नहीं करी, मैं तो कोई गॉडफादर भी नहीं है इंडस्ट्री में। बिल्कुल। वो उस्ताद है। गॉडफादर और उस्ताद में फर्क होता है, ठीक है। गॉडफादर वो होता है जो आपके लिए कौन कितनी लड़ाई लड़ सकता है। भाई हमारे लिए तो कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। और मैं भैया अपने घुटनों के बल चल के मिट्टी से उठ के आने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा अभी भी मैं कहीं पे आ गया हूँ। कुछ फिल्में करने से मैं आया नहीं हूँ जी, क्योंकि जब तक आपको लगता है कि आप अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं, आपको जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता उसके बाद, अब कहाँ जाओ। है ना। तो मैं अभी भी, मेरा सफर जारी है और मैं अपने नाखूनों को गाड़ के चट्टानों में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी कह दूं भाई, तो इस सफर में ना जब वो ऊपर चढ़े होते हैं, हमें अपने पंजे गाड़ के, नाखूनों को गाड़ के चट्टानों में, हमारे इस रास्ते में, इस सफर में हमें कई लोग ऐसे मिलेंगे जो हमारी कामयाबी से खुश नहीं है, हमें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। और हमें बड़ा ताजुब होगा कि इसमें से कुछ चंद एक लोग ऐसे भी हैं जो हमारे खुद के जानने वाले हैं, जिनको हम अपना दोस्त समझते थे आपने बिल्कुल, ठीक है। मगर मैं बताऊं, उन लोगों को जवाब कैसे देना है, चिढ़ के कुछ जवाब नहीं देना है, अपने शब्दों से नहीं, अपने इशारों से। आप रिएक्ट करिए कुछ भी, आप उनकी तरफ देखिए भी मत, आप अपनी पूरी ताकत जी जान लगाइए ऊपर चढ़ने में। ये लोग पूरी जी जान लगाएंगे आपको नीचे खींचने में। और भैया जब ऊपर चढ़ जाएंगे ना, वहां पे ऊपर चढ़ने के बाद हम नीचे देखेंगे ना, हम देखेंगे ये लोग अभी तक वहीं के वहीं हैं, हम लोग वहां चढ़ गए, ठीक है। उनको वहां ऊपर से, उस ऊंचाई से, उस उरूज से, वहां से देखने में इनको बड़ा मजा आएगा। ये हो गया उनका चढ़ाना। तो वही कहानी मेरे साथ भी है भाई। मेरे को कई लोगों ने डिस्करेज करा, खींचने की कोशिश करी, मजाक उड़ाया, मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। वो हरिवंश राय बच्चन साहब की पोएम है ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है। तो मैं बस लगा रहा, डटा रहा, कभी हिम्मत नहीं हारी मैंने। वही चीज, वही हम लोग भी देखते हैं कि अगर टैलेंट आजकल सबसे बड़ी बात है, वो किसी का जान पहचान या फिर कोई भी ऐसी चीज है, या फिर कोई भी आपने जो बातें कही वाकई लोगों को इंस्पायर करेंगी। और मुझे लगता है कि जितने भी हमें सुन रहे हैं श्रोता, हमें उन सबको मोटिवेट करेंगी आपकी बातें। एक शुक्रिया। और मुझे लग रहा था कि हम लोग काफी जल्दी खत्म करेंगे, लेकिन काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये बहुत अच्छा है भाई। और आपकी एनर्जी में कुछ ऐसी बात है कि भाई वो जैसे लगती है। अभी मतलब मैं सुबह से कॉल पे था, सुबह से, और आप अगर यकीन मानेंगे अभिषेक भाई,
मैं 4 रातों से भाई सोया नहीं हूँ, ठीक है, लगातार काम। मेरे को काम करके मजा आता है भैया। और मैं ये भी देखता हूँ सोशल मीडिया पे आपने कितने सारे वेबिनार किए हैं पिछले कई महीनों में, मतलब कमाल, ये भी एक रिकॉर्ड है। भैया मैं एक बात बताता हूँ आपको। हाँ। देखिए, इस पैंडेमिक में, लॉकडाउन में, जहाँ पे एक तरफ लॉकडाउन, मतलब सरकार का लॉकडाउन नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ वायरस के लॉकडाउन की, ठीक है। सरकार को तो और भी चीजें देखनी होती है ना, कि जान है तो जहान है, जहान है तो जान है, तो उनको और भी चीजें देखनी होती हैं, इस लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड। मगर मैं वायरस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पैंडेमिक में जहाँ पे एक तरफ मॉल, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स, दुकानें, मार्केट, कंपनियां बंद हो रही थी, उनके लॉसेस हो रहे थे, वहां पे दूसरी तरफ मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो प्रॉफिट ही नहीं, ना मल्टीफोल्ड प्रॉफिट्स कमा रही थी। अच्छा। ठीक है। हाँ, और ये कंपनियां वो हैं जो ऑनलाइन कंपनीज हैं, जो डिजिटल कंपनी, जैसे कि स्काइप, गूगल मीट, गूगल डियो, वेबएक्स, स्ट्रीमयार्ड, फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, यूट्यूब लाइव, जूम, इन सब के शेयर्स ना, जूम तो खैर मैं अब निकाल दिया, वो अलग बात रही। और इन सब के शेयर्स जो है ना, काफी इतने बढ़ गए। और भैया मेरा खुद का नुकसान हुआ पहले तो, भैया मेरे मोटी, मेरे प्लेज, मेरे नाटक सब कैंसिल हो गए, मेरी शूटिंग सब कैंसिल हो गई। अब क्या करेंगे भैया। फिर मेरे को ख्याल आया, पिछले साल 2019 में मेरे को यूनाइटेड किंगडम, लंदन के पास में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहां पे जाना था एक तकरीर करने के लिए, एक टॉक देने के लिए। अच्छा। लेकिन मैं उस टाइम पे, प्रियंका चोपड़ा ने एक फिल्म प्रोड्यूस करी है, द ब्रोकन विंडो, भोगा खिड़की, वो एस्मीज फिल्म है, उस पे मैं काम कर रहा था, तो मैं वहां पे जा नहीं पाया। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं सर, आप हमारे लिए वेबिनार कर लीजिए, मतलब आप जहाँ पे भी हैं इंटरनेट के जरिए आपको हम कनेक्ट कर देंगे। अब हमारी गुफ्तगू हो जाएगी आपसे। भैया मेरे को ना एक मेंटल ब्लॉक था टेक्नोलॉजी से, मेरे को समझ में पहले नहीं पड़ती थी भैया कैसे वेबिनार होता है, कैसे, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भेजना नहीं आता भैया, आप यकीन मानेंगे। मेरे को व्हाट्सएप शुरुआत में, अब तो मैं सीख चुका हूँ, वो अलग बात है। तो मैं कहा भैया, और वो मैंने मौका गवा दिया। फिर जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ और मेरी टॉक्स कैंसिल होने लगी, उस टाइम पे मैंने ये सारे एप्स अपने गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करे, और मेरे को 2 दिन 2 रात लगी वो मेंटल ब्लॉक, वो ज़हनी तौर पे अपना दिमाग खोलने की, मेरे को आता है, मैं सीखूंगा काम। और भैया 2 घंटे के बाद क्या हुआ सुनिए आप, मजेदार किस्सा जी। मैं पेड वेबिनार में था, बैक टू बैक लोगों को मोटिवेट करता, हिंदुस्तान में ही नहीं बाहर के देशों में भी, तो दिन हो रात हो मैं मोटिवेशनल टॉक दे रहा था। क्या बात, लोगों का मनोबल ऊंचा कर रहा था। अच्छा, और आपको मजे की बात यह है, इस लॉकडाउन में जितनी बिजनेस, जितना इनकम, जितना रेवेन्यू मैंने कमाया था है मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना रेवेन्यू कमा पाऊंगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। भैया बंबई में जहाँ पे मैं रहता था, मलाड में, उस इलाके में कई लोग छपरा जिले के हैं, कई लोग, ठीक है, हाँ कई लोग, और जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग थे, डेली वेज अर्नर्स थे वहाँ के, मैं सबकी मैं वहाँ पे इंडिविजुअली मदद कर पाया। क्या बात। और मैं इसलिए उनकी मदद कर पाया क्योंकि मैंने खुद अपने आप को मैं उस मुकाम पे ला सका जहाँ पे मैं औरों की मदद कर सकूं। अगर मैं खुद अपने आप को उस मुकाम पे नहीं ला पाता तो आज की तारीख में भी भाई मैं खुद लोगों से मदद मांग रहा होता। लेकिन मैंने कहा नहीं, हमारा रेस्क्यू, हमें बचाने कोई नहीं आने वाला है, हमें खुद अपने आप को बचाना है। बिल्कुल। और सब कुछ हमारे दिमाग में ना, सब कुछ हमारे दिमाग में। अगर हम अपने दिमाग में ठान लें कि हमें ये करना है और ये सीखना है और ये हासिल करना है, और आपको होता है वो दिखते हुए, तो वो होएगा, जरूर होएगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य से मिलाने में नहीं रोक सकती, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मगर हम अपने जहनी तौर पे हम एक ना माइंड क्लोज बंद कर देते हैं कि भैया हमारे बस की बात नहीं है। अगर मनोज बाजपेयी ने नहीं सोचा होता कि बम्बई में जाके इतना बड़ा फिल्म स्टार बन जाऊंगा, तो जाते भी नहीं, कोशिश भी नहीं करते। सही बात। हाँ। तो ये सब अपने दिमाग की एक मतलब कह सकते हैं दिमाग को जगाने की बात है, और हम लोग को खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रहने की बात है। तो मुझे लगता है कि, और अली भाई आपने इतना समय दिया, अब एक आखिरी सवाल आपसे। जरूर भाई, जरूर आखिरी ये, उससे पहले मैं आपको इतना बोल दूं भैया, हमने इतने पे काम करे, एक म्यूजिक वीडियो से लेके एड से लेके, एक मेरा म्यूजिक वीडियो है होली, हम लोग होली के ऊपर। जी मैंने देखा, के साथ में है आपको बेजोड़ चैनल पे।
जी हाँ, जी हाँ। नीतू चंद्रा के उनके भाई हैं नितिन चंद्रा, वो भी नेशनल अवार्ड विनर है। हाँ, नितिन चंद्रा जी ने उस वीडियो को बनाया है और मैंने उसमें आपका देखा होली के उस गाने में, बहुत ही अच्छा आपके मतलब आपका जो भी था उसमें किरदार वगैरह, और काफी बढ़िया लगा था वो। मैं उसके बारे में बोलने वाला था। तो ऐसे ही कई सारे हमारे बिहार के प्रोजेक्ट्स में भी आप आते रहिए, और आगे अपकमिंग जो भी आपके प्लान्स हैं और क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बता दें। भाई मैं आपको कहता हूँ, ईमानदारी की बात तो ये है, मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आदमी पास रूल नहीं है, मगर बदकिस्मती से ये वायरस की वजह से भाई फिल्म इंडस्ट्री को बहुत लॉसेस होने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और मगर मेरी कला अभी भी जारी है। कई एक्टर लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम परेशान हो गए घर में बैठ के। भाई मैं तो परेशान नहीं हुआ, इसलिए नहीं कि भाई मैं बिजनेस या रेवेन्यू कमाया, इनकम कमाई ना, जो भी कमाया वो मैंने लोगों को मदद करने में काम आई हो। जी, कहते हैं जितना देते हो उतना वैसा आपको वापस मिलता भी है, उससे ज्यादा। ठीक है, तो उस लालच में नहीं, अपने आप। लेकिन कला की बात करें तो मेरे ऑनलाइन मोटिवेशनल टॉक्स हुए हैं, ऑनलाइन ड्रामा प्ले करे हैं मैंने। क्या बात है। मुंबई थिएटर गाइड एक बहुत बड़ी ऑनलाइन थिएटर पोर्टल है मुंबई में, उनके साथ पार्टनर करके मैंने नाटक करा, जो कि बहुत ही तगड़ा उसका रिस्पॉन्स आया था। ठीक है, और अब तो ऑनलाइन फिल्म भी आई और वेब सीरीज भी आई, अवरोध लाइव पे है। अवरोध जब मैं देख रहा था तब मैंने आपको भेजा भी था वो स्क्रीनशॉट। जी हाँ भाई, जी हाँ, जी हाँ। और अवरोध में तो खैर मेरे को, क्योंकि फौजी की भूमिका थी उसमें, तो कमांडो की थी, और हम फौजी हकीकत में रह चुके हैं, तो इतनी मैं बताऊँ मेहनत लगी, हर जगह लगती है, लेकिन जितनी मेहनत 11 में लगी उतनी मेहनत अवरोध में नहीं लगी। और मेरे को फ्रैंकली स्पीकिंग अवरोध से उम्मीदें नहीं थी। अवरोध में कई लोग रोज आना अभी तक, और अभी 1 घंटे पहले तक लोगों ने मैसेज कर रहे हैं, भाई तुम्हारा काम अवरोध ने बड़ा पसंद किया हमने। जहाँ पे उम्मीदें नहीं होती ना, वो चीज काम कर जाती है। जहाँ पे उम्मीदें लगा के बैठते हैं वो निराशा ही आती है बस। चलिए भाई, अक्षय भाई कुछ कह रहे थे। जी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा, कोरोना से हम लोग निकलेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे किरदार में आपको देखेंगे। उम्मीद है आगे सब कुछ बढ़िया होगा। और जितने भी हमारे श्रोता अभी हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सभी को आज बहुत अच्छा लगा होगा। मोटिवेशन मुझे भी बहुत मिलता है आपसे बात करके। चलिए, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अली भाई। अक्षय भाई, एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूंगा हमारे दर्शकों को जो हमें सुन रहे हैं। भाई बात ऐसी है कि भाई अब आपको देखिए, समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम अपने आप को खुद अपने आप को ना बदल दें। और आज की तारीख में इतनी चर्चा है फिल्म इंडस्ट्री में इनसाइडर आउटसाइडर की, नेपोटिज्म के बारे में। भैया मैं बताऊं आपको, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में, शत्रुघ्न सिन्हा साहब आपको आपने सुना था कहते हुए, ये फिल्म इंडस्ट्री किसी की जागीर नहीं है। बिल्कुल। तो कोई भी इंडस्ट्री से हमको बना नहीं सकता, ना बिगाड़ सकता है। हमको बनाने वाले कौन होते हैं? आप लोग, दर्शक होते हैं। अगर आपकी रजामंदी है, अगर आपको हम पसंद आए, अगर आपसे हमारा दिल का रिश्ता जुड़ गया तो हम बन गए भैया। आप लोग ही बनाते हैं, तो ये बात याद रखिए। और अगर आप लोगों की दुआएं चाहिए भैया, और मेरा YouTube चैनल है मोहम्मद अली शाह के नाम से, उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सब्सक्रिप्शन फ्री में है, शेयरिंग फ्री में है। आप सबके पास मोबाइल फोन है, आप सब लोग अभी सुन भी रहे हैं, यानी कि आप सबके पास इंटरनेट भी है। अभी जाइए YouTube पे, इसको शेयर करिए, फ्री है। लेकिन मेरे को कोई फायदा नहीं होगा इससे। फायदा इतना ये होगा कि मेरी जितनी पॉजिटिविटी है, जो मेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, मेरे टॉक्स के जरिए, मेरे काम के जरिए मैक्सिमम लोगों तक मैं पहुंच सकता हूँ। बिल्कुल पहुंचेंगे। अभिषेक भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बनाने का। जी बिल्कुल, और आपका भी समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हम लोग इस बार, पिछली बार हम लोगों ने सारण में, मतलब हमारा जो जिला है वो छपरा सारण कहलाता है, तो सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी हम लोगों ने यहाँ कराया था मैंने। और अरे वाह, यस, ये तो ऑफ कोर्स। अरे मेरी फिल्म एक थी वहाँ पे, स्क्रीन भी हुई थी ना। हाँ, कमिश्नर जिसमें मैं खत लिखता हूँ अपनी बीवी को, जो अभी दुनिया में नहीं रहती है। राइट, मैं खत लिखता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि हमारे अगले एडिशन में भी आप कभी ना कभी छपरा की धरती पे आए, हम लोग यहाँ पे आपको बुलाएं और यहाँ पे भी काफी अच्छा आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो हमारे जिले वासी। भाई मेरी बहुत बड़ी बात होगी और बहुत ही किस्मत की बात होगी, मैं वहाँ पे आऊँ, आप सबको मिलूँ वहाँ पे, आप सबसे रूबरू हूँ। और मेरे को फेसबुक पे जो भी मैसेज करता है, भैया मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, भला ही 24 घंटे लेट, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर उसको बाय नेम 100% जवाब जरूर आता है। ये तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी ने अगर 2 मिनट निकाल के भी अगर आपको 2 लाइनें भी लिखी हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप उसको वापस लिखें।
क्या बात, तो मैं लिखता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अली भाई आपका इस हमारे रेडियो मयूर के लिए। आप थोड़ा सा एक लाइन बोल भी सकते हैं कि रेडियो मयूर हमारे जो टैगलाइन है, सुने अपने दिल की आवाज, ये आप अपनी आवाज में बोल दीजिए। जरूर, रेडियो मयूर, वाह वाह, क्या नाम है भैया। सुने अपने दिल की आवाज और करे जो दिल कहता है, ठीक है ना। क्या बात, जय हिंद। थैंक यू सो मच, जय हिंद भाई। मोस्ट वेलकम अभिषेक भाई, जय हिंद भाई। रेडियो रेडियो मयूर मयूर रेडियो रेडियो मयूर। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज।